अध्याय 4 NB। उस दिन मेरे दिल भी बेचैन थी उस अनजान का नाम जानने के लिए। अब शाम के उस समय का इंतज़ार में बेसब्री से करने लगा। मेरी नज़र घड़ी के 6 बजने पर ही टिकी रही। जाने क्यों उस अनजान शख्स में मुझे कोई अपना दिख रहा था। मैं यूं कहूँ कि मुझे उस अनजान लड़की से बात करने में मज़ा आने लगा था। बहुत इंतज़ार और बेचैनी के बाद शाम का वही समय फिर आ गया। अपने वादे के मुताबिक उस अनजान का फ़ोन भी आ गया। मैंने उसकी भारी आवाज़ सुनी, हेलो मेरे किशन, कैसे हो? आज तो कम से कम अपनी ओरिजिनल आवाज़ में बात करो, मैंने उसे आग्रह किया। क्यों, आज क्या है? उसने पूछा। आज तुम अपना नाम बताने वाली हो? मैं तो नहीं बता रही, उसने शब्दों को तोड़ तोड़ कर मज़े लेते हुए कहा। ठीक है, नहीं बता रही हो तो मैं फ़ोन रख देता हूँ, मैंने गुस्सा करते हुए कहा। क्यों क्यों रखना है फ़ोन तुम्हें? उसकी आवाज़ इस बार तेज़ थी। क्यों, तुम कुछ बता नहीं रही हो कि तुम कौन हो? मैं बताऊं या ना बताऊं, लेकिन फ़ोन नहीं रखना है तुम्हें, समझे? इस बार उसने मुझ पर अपना हक जताते हुए कहा। यार, ये क्या बात हुई? मैं फ़ोन काट रहा हूँ। फ़ोन काट दोगे तो क्या दिल के रिश्ते नहीं रहेंगे? उसने कहा। ये पहेलियाँ मुझे समझ नहीं आती, अपना नाम बताओ ना। नाम में क्या रखा है जनाब, आप काम की बात करो, उसने फिल्मी डायलॉग की तरह बोला। यार, मुझे नहीं सुनना ये सब, मैंने गुस्से में कहा। तो गाना सुना दूं? उसने फिर हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ। मैं फ़ोन रखने की ही हुआ तभी उसने कहा, ओ पब्लिकेशन हाउस के मालिक, कुछ ज़्यादा नहीं बनने लगा है तू? इस बार उसकी आवाज़ ओरिजिनल थी, जिसे समझने में ज़रा से भी देर ना लगी। मेरे मुंह से झट से निकला, NB तू? हाँ मैं। उधर से आवाज़ आई, कैसी है तू, कहाँ है, और बिना बताए कहाँ चली गई थी? इतने दिनों से तुझसे बात करने का दिल था, लेकिन तेरा पता ही नहीं था। मैं सवालों की झड़ी लगाते हुए भावुक हो गया। रुक तो जा, कितने सवाल पूछेगा? मैं जिंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ, NB ने मुझे शांत कराते हुए कहा। तू हमेशा ऐसे क्यों बोलती है? तू जिंदा ही रहेगी, मरेगी क्यों? मैंने कहा। तो क्या बोलूं, तू चुप ही नहीं हो रहा है। तू सेंटी मत होना इतना, वरना मैं भी रो जाऊंगी। इतना कहकर वो रुक गई, शायद वो भी भावुक हो गई थी। ये बता, तू है कहाँ? कुछ क्षण बाद मैंने पूछा। मैं घर में ही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? तुझे पता भी है मैं कैसा और कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं खुशी में पागल सा हो गया हूँ, मैं खुश होते हुए बोला। हाँ जानती हूँ, वो धीरे से बोली। ऐसे जाता है क्या कोई छोड़कर? मजबूरियाँ सब करा देती है, उसने कहा। क्या मजबूरी थी? मुझे तुझसे बहुत से ऐसे सवाल पूछने हैं। पूछ लेना, मैंने कब मना किया, लेकिन जवाब सब सवालों के अभी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बस समझ कि ये भी कोई मजबूरी होगी। तेरी जिंदगी मजबूरियों से कब बाहर निकलेगी? मैंने पूछा। कुछ दिन और बस, उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा। ऐसा क्यों? मैंने पूछा। मरने वाली हूँ ना, NB की आवाज़ में दर्द था। पागल है तू, कुछ भी बोलती रहती है, मैंने गुस्से से कहा। हाँ सॉरी, वो हंसते हुए माफ़ी मांगने लगी। मुझे बस ये बता, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? मेरी तो चल रही है ज़िंदगी, हौले हौले, तू बता, उसने पूछा। तू अनजान बनकर सारा हाल पहले ही पूछ चुकी है। वो हल्का सा हंसी और बोली, आरोही से बहुत प्यार करता है ना तू? नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, तू कर, लेकिन अब मैं लौट आई हूँ। अब बता, मुझसे प्यार करेगा या आरोही से? उसका ये सवाल सुनते ही मैं चौंक गया और बोला, मतलब? हाँ, इतना परेशान क्यों हो गया? ये तो मजाक था।
ये सुन दिल को कुछ तसल्ली हुई और लंबी सांस लेने के बाद मैं बोला, तू ऐसी भारी आवाज़ में अनजान बनकर क्यों बात कर रही थी? तेरा टेस्ट ले रही थी कि मेरा किशन बदल गया है या पहले जैसा ही है, लेकिन तू नहीं बदलेगा, वही सीधा साधा इंसान ही रहेगा, हमेशा वफा करने वाला। तो इस टाइम ही क्यों फ़ोन करती है? इस टाइम ही मैं फ्री होती हूँ। उसने खांसते हुए कहा। क्या हुआ, खांस क्यों रही है इतनी? मैंने चिंता जताते हुए पूछा। मरने वाली हूँ ना, अब की बार थप्पड़ लगेगा और ऐसी बोली तो। मैंने तेज आवाज़ में कहा, हाँ मजाक था ये भी। एनबी ने हंसते हुए कहा, तू पागल है क्या, कुछ भी बोल देती है। मैंने गुस्से से कहा, तुझे मेरी चिंता आज भी है ना? एनबी ने गंभीर भाव से पूछा। पता नहीं, मैंने आज फिर से इस बात को टालते हुए कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर बोली, और बताओ कुछ? आरोही के पति किताबें तो खूब अच्छी पब्लिश कर रहा है। सुना है हाल ही में तू सचिन त्यागी की दूसरी नोवेल पब्लिश करने जा रहा है। तुझे सब पता रहता है? मैंने कहा, हाँ तेरे बारे में तो पता रखना ही पड़ता है। मैं हल्का सा हंसा और बोला, हाँ कर रहा हूँ, सब तेरी वजह से ही है। सही है, उसने कहा। वैसे एक बात बता, मैंने सवाल किया। हाँ पूछ। तू लिख के कहाँ गायब हो गई थी और क्यों? वो पहले कुछ हंसी और फिर बोली, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगी। इस तरह हम बीते दिनों की तमाम बातें, किस्से और घटनाओं अपनी अपनी जुबानी एक दूसरे से सुनाते रहे। 1 घंटे से ज़्यादा बीत गई, पता ही नहीं चला। जब एनबी से बात करते करते फ़ोन कटा और देखा तो आरोही की 10 मिस कॉल थी। मैंने झट से उसका फ़ोन लगाया। आरोही कहाँ हो? तुम कहाँ हो? कब से फ़ोन कर रही हूँ, बिजी आए जा रहे हो? पागल हूँ क्या मैं? आरोही की आवाज़ में गुस्सा और रूखापन था। अरे यार, किसी का ज़रूरी फ़ोन था। मैंने एनबी की बात को छुपा लिया, न जाने ऐसा क्यों किया। तुम कहाँ हो? मैंने आरोही से पूछा। मैं ऑफिस में ही हूँ, तबीयत खराब है, सोचा तुम गाड़ी लेकर आ जाओगे और मुझे डॉक्टर को दिखाते हुए घर। इतना कहकर वो रुक गई और रोने लगी। मुझे चिंता हुई। मैं झट से गाड़ी निकाल उसके ऑफिस पहुँचा। उसका गुस्सा होना जायज़ था और मेरा सॉरी बोलना। वो अभी भी उतने ही गुस्से में थी। मैंने कहा, कब तक गुस्सा रहोगी तुम? वो कुछ नहीं बोली। मैंने एक हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाले रखा और एक हाथ से उसका बाल सहलाने लगा। अब वो थोड़ा सा खुश हुई। उसने पूछा, किससे बात कर रहे थे? था एक राइटर, मैंने कहा। आरोही की हर बात बताने वाला मैं आज एनबी के बाद क्यों छुपा गया? पर आरोही का विश्वास मुझ पर कायम था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। मैं बहुत खुश था क्योंकि इतने दिनों बाद एनवी से जो बात की थी, मेरे दिल की खुशी मेरे चेहरे पर साफ चमक रही थी। और शायद आरोही भी कुछ समझ गई, लेकिन वो चुप ही रही। खोया चांद लौट आता है, हटा अंधेरा रोशनी बनाता है। उस खुदा से क्या शिकायत अब, जिसका बिछड़ा कोई लौट आता है। 7 दिन से रोज एक ही समय पर एनबी से बात चल रही थी। वही समय आरोही के फ़ोन के आने का होता था। मुझे उसे रोज़ कोई ना कोई झूठा बहाना बनाना पड़ता था, क्योंकि वो पूछती थी कहाँ बिजी थे, और मैं कोई कहानी बना देता था। मैं और एनबी एक दूसरे से बात करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एक दूसरे के झंड करते थे, लेकिन मज़ा आता था। फिर से ऐसे लगने लगा था कि जैसे हम कॉलेज के उन्हीं शामों में उसी कैफेटेरिया में पहुंच चुके हैं, जहां हमारी बातें शुरू होती थी पर ख़त्म भी नहीं। ऐसा फिर हो रहा था, हमारी बातें शुरू हो रही थी लेकिन ख़त्म नहीं। आरोही को शक होने लगा था। मैं रोज़ सोचता था कि आरोही को एनबी के बारे में बता दूं, पर न जाने क्यों मेरा दिल मुझे ये करने से रोक लेता था और मैं उसकी बात को फिर छुपा जाता। मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों छुपा रहा था मैं आरोही से ये सब, जबकि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था।
फिर क्यों मैं चोरों की जैसी हरकत कर रहा था। लेकिन कहते हैं सच ही है जो जन्मों तक चलता है, झूठ तो बस कुछ दिनों का होता है। सच है जिसकी उम्र लंबी है, झूठ की तो कुछ पल का है। जिसका डर था वही हुआ। एक शाम ऐसी आई कि मेरे चेहरे की रौनक उड़ा ले गई। मेरे मोबाइल से मेरी और एनवी की कॉल डिटेल्स देख ली थी। आरोही को मैंने पहली बार मुझ पर इतना गुस्सा करते और चिल्लाते हुए देखा। पहली बार उसको इस कदर बेचैन होते हुए देखा। शांत पड़ी लहरों ने तूफान का रूप ले लिया था। मेरे दिल के घर में था कुछ छुपा जो बेनकाब हुआ था। टूट कर गिरी थी दिल की हर दीवार। सब कुछ हुआ, जग हाजिर था, अब था मैं ज़मीं पर बिखरा हुआ। अध्याय 5। छोड़ दो फिर मुझे। उस शाम की आहट में कुछ गर्माहट थी। लग ही रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। शाम को घर आने के बाद जॉगिंग करने गया हुआ था। रोज की तरह फ़ोन घर पर ही था। घर आया तो आरोही का मुंह गुस्सा से टमाटर सा लाल था। मैंने आते ही पूछा, आरोही मेड ने आज खाने में क्या बनाया है? रसोई में जाकर देख लो। आवाज में गुस्सा था। और क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? मैंने पूछा। मुझे अभी तक ये शक नहीं हुआ था कि इसको शक हो चुका है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरोही क्या हुआ? इधर आओ एक बार, मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा। वो गुस्से में मेरे पास आई और फोन मेरे ऊपर पटकते हुए बोली, ये एनवी कौन है? ये सुनते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। धड़कनें तेज हो गई। सांसों ने चलना बंद कर दिया। कुछ पलकों में रुका और आरोही का हाथ पकड़ते हुए कहा, बताता हूँ सब कुछ। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और कुछ कदम पीछे हटकर चिल्लाते हुए कहा, क्या बताना है मुझे? यही मेरे होते हुए कि किसी एनबी से अफेयर चल रहा है तुम्हारा? इसी एनबी के नाम पर पब्लिकेशन खोला था ना तुमने? जब मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि एनबी कोई नहीं है। ऐसे ही पब्लिकेशन का नाम रख दिया था। झूठ बोलते हो मुझसे और आप अपनी एनवी की हकीकत बताना चाहते हो। मत बताना मुझे कुछ भी, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगी। इस बार उसका चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आंसू थे। आरोही सुनो तो, वो बस एक फ्रेंड है। मैंने उसके पास जाते हुए कहा, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? वो चिल्लाई, फ्रेंड? मैंने शांत भाव से कहा, फ्रेंड है तो आज से पहले मुझसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? एक एक घंटे रोज बात कर रहे हो उससे फोन में। अरे इसका फोन अभी एक हफ्ते से ही आ रहा है। कॉलेज के बाद से मेरी और इसकी कोई बात नहीं थी। मैंने उसे समझाना चाहा, क्यों? अब क्या इसे तुमसे शादी करनी है? पागल हो गई क्या? इसकी शादी हो चुकी है। शादी हो गई है तो फिर रोज फोन क्यों कर रही है? क्या फिर से पुराना प्यार याद आ गया इसको? आरोही ने तेज आवाज में कहा। मतलब? मैंने पूछा। मतलब साफ है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन किसी कारण तुम दोनों ने शादी नहीं की। दोनों में अब फिर से प्यार उमड़ आया है। तुम दोनों की अफेयर फिर शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर अफेयर शादी के बाद ही तो होते हैं और पुराने प्यार से ही होते हैं। मैं सब जानती हूँ। यार तुम पागल हो गई हो, कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने गुस्से से कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, इसीलिए नहीं देख सकती तुम्हें किसी और का होते हुए। नहीं देख सकती मैं अपना प्यार खोते हुए। तुम बस मेरे हो। मेरा बस एक ही प्यार है और वो तुम हो। आरोही ने अपना फ़ोन बेड पर फेंक दिया और रोने लगी। मैंने उसको चुप कराने और समझाने के लिए जैसे ही पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने गुस्से से मेरा हाथ हटाया और मेरी बाजू को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अगर एक बार बोल देते ना कि तुम्हें एनबी के पास फिर से जाना है, कसम से बिना कुछ कहे जाने देती। लेकिन इस तरह मुझसे छुप छुप कर अफेयर चला रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। एक काम करो, उसी के पास चले जाओ, मुझे छोड़ दो। उसने कह तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया था। आज वो मेरी कुछ सुन ही नहीं रही थी, बस अपनी ही कह रही थी और रो रही थी।
मैं हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता रहा, पर वो और चिल्लाती रही। आखिर में वो अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने काफ़ी मिन्नतें की उससे दरवाज़ा खोलकर मुझे सुन लेने की, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ बोलने को होता तो टीवी में गाना बजाने लगती, इतनी तेज़ आवाज़ में कि मेरी आवाज़ दब जाती। कम वक्त चैनल वाले ने गाने भी ऐसे ही चलाए हुए हैं। जब रुलाना ही था तो हंसाया क्यों। उसके बाद तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही और फिर तो हद ही कर दी। गाना था इस दर्द दिल की सिफारिश। मतलब जब जब ऐसा कुछ होता है तो सारे चैनल वाले मज़े लेते हैं। गाने तो ठीक था, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं ये क्राइम पेट्रोल चला देंगे तो। वो पति और पत्नी के झगड़े बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, तलाक करा देते हैं। रात के करीब 9 बजे में खाने की प्लेट और गिलास में पानी लिए घंटों दरवाजे के पास खड़ा रहा। आरोही, तुम मुझसे नाराज़ हो, खाने से नहीं, थोड़ा खाना खा लो, रोना बंद करो और मेरे भी कुछ सुन लो। पर मेरे कुछ बोलने से ही वो टीवी की आवाज़ बढ़ा देती। उसकी सारी रात शायद रोकर गुजरी और मेरी दरवाजे के बाहर इंतज़ार में। सुबह हुई, लेकिन रोज़ वाली बात नहीं थी। ना आज मेरे माथे पर आरोही की किस थी और ना ही मेरी उसको अपने पास थोड़ी देर बिठाने की हिम्मत। एनवी को कैसे मना करूं कि वो फ़ोन ना करे और आरोही को कैसे समझाऊं कि वो मुझ पर बेवजह शक ना करे। कई बार इंसान ऐसी राह में फंस जाता है कि उसे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। उस समय उसके हाथ में स्थिति को संभालने का नियंत्रण नहीं रह जाता। जब भी ऐसा हो तो समझो कि सब भगवान के हाथ में चला गया है। ऐसी परिस्थिति में हमको सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान ने अगर नियंत्रण खुद लिया है तो फिर हम कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए परेशान होने के बजाय हमें उस समय शांत हो जाना चाहिए, भगवान के निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए। इंसान का स्वभाव परेशान होना है और वही होता है। मैंने दोपहर को आरोही को फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया। मैंने उसको मैसेज किया, मैं ऑफिस पहुंचकर आज फ़ोन क्यों नहीं किया? आरोही, मन नहीं किया। मैं, आरोही, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोही, मैंने कुछ पूछा नहीं। मैं, शाम को घर आओ फिर बात करते हैं। उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर लिखा, मैं, आज लंच क्यों नहीं लाई थी? आरोही, बस ऐसे ही। मैं, फिर बाहर लंच किया या नहीं? आरोही, मन नहीं है, जब होगा कर लूँगी। मैं, ठीक है, तुम मुझसे जितना चाहो लड़ लेना, जो कहना है कह लेना, लेकिन मेरी कहने से लंच कर लो। फिर कोई जवाब नहीं आया। मैंने ही लिखा, मैं, आरोही, तुम्हारा पति कभी भी नहीं बदलेगा और तुम्हारा ही रहेगा। हाँ, मानता हूँ गलती हो गई, मैंने एनवी के बारे में नहीं बताया। आरोही, ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की, मैं सब समझ चुकी हूँ और अब मुझे काम करने दो। तुम्हें पता होना चाहिए मैं बैंक में हूँ। शाम को एनवी का फ़ोन आया। आरोही ने मुझे आज फिर चेक करने को फ़ोन लगाया तो फिर मेरा फ़ोन बिज़ी आया। आरोही ने फिर घर आकर अपने कमरे में खुद को कैद कर लिया। उसे सज़ा मुझे देना चाहिए थी, लेकिन वो खुद को दे रही थी। ये उसकी मेरे लिए मोहब्बत ही तो थी। 3 दिन यही चलता रहा, बिल्कुल किसी टीवी सीरियल की तरह, जिसका रिपीट टेलीकास्ट हर 2 घंटे में देखने को मिल रहा था। एनवी का रोज़ फ़ोन आता, एक ही समय, और आरोही का फ़ोन मुझे चेक करने के लिए। आखिर में आरोही ने बोल ही दिया, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम एनवी को साथ रख सकते हो, मैं तलाक के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, पागल हो क्या आरोही, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी खुशी छीन नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें खुशी दे रही हूँ। जाओ अपनी एनवी के पास। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द था। मैं कुछ बोलता इससे पहले वो अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बल्कि अजीब अजीब से सपने आए कि मेरे अपने मुझसे बिछड़ते जा रहे हैं। अगले दिन फिर उसी समय एनवी का फ़ोन आया।
और बताओ पब्लिकेशन कैसा है? उसने खुश होते हुए कहा, मैं अच्छा हूँ। मैंने उदास मन से कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू ठीक तो है ना? एनवी ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ, मैं टालने लगा। बता तुझे क्या हुआ है? उसने फिर पूछा। कुछ देर शांत ही रहा, फिर मुझसे रोका नहीं गया और मैंने एनवी को सारी बात बता दी। वो सुनते ही जोर से हंसी और बोली, मज़ा आ गया। अब वो चली जाएगी तो मैं आ जाऊंगी क्या? मैं हैरानी से पूछा। हाँ, अरे मजाक था, तू उससे मेरी बात करा देना, उसने बेफिक्र होकर कहा। उससे क्या होगा? मैंने पूछा। तुम दोनों को दूर कराना और भी आसान होगा। वो हंसने लगी। यार एनवी, मजाक नहीं है ये, मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, मैंने तेज़ आवाज़ में कहा। मुझसे भी बुरे दौर में, उसने गंभीर भाव से कहा। मतलब? मैं झट से बोला, अरे कुछ नहीं, तो उससे मेरी बात तो कराना। बात कराने से कहीं बात और ज़्यादा बिगड़ गई तो? मैंने परेशान होते हुए पूछा। इससे ज़्यादा बात क्या बिगड़ेगी? उसने आराम से कहा। इस बार मुझे उसकी बात में दम लगा। मैं चुप हो गया। चुप क्यों हो गया? मेरी बात तो कराना उससे, सब ठीक हो जाएगा, उसने हिम्मत देते हुए कहा। हर बार की तरह मैं एनवी की ये बात भी मान गया। मैंने पूछा, कब बात कराऊं? मैं सुबह 7 बजे फ़ोन करूंगी, उसने समय बताया। मुझे उम्मीद थी कि एनवी उसको मना लेगी और मेरी ओर अपनी सच्चाई बता देगी। मैं आरोही से बिना बात किए हुए परेशान हो गया था। उसके बिना खुद को खाली सा महसूस कर रहा था। उसके चेहरे की उदासी और उसके दिल में जो दर्द था दूर करना चाहता था। मैं उसको सीने से लगाना चाहता था, उसकी आंखों के आंसू पोंछना चाहता था। पिछले 3 दिन से वो सुबह साथ नहीं थी तो मैंने कॉफ़ी भी नहीं पी थी। उसके बिना कॉफ़ी नहीं पी जा रही थी। सुबह बिना उसे देखे उठ रहा था तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि आरोही समझ जाए, मुझसे रूठा रूठा मेरा यार है, न जाने कब मानेगा। मैं आज भी वफा हूँ, कल भी वफा था, कोई बेवफा नहीं मेरा यार कब समझेगा। अध्याय 6। मैं शाम को जब घर आया तब आरोही गुस्से में थी क्योंकि आज फिर मेरा फ़ोन बिजी आया था। आज भी बात वही थी, मैं एनवी से बात कर रहा था। मैंने आरोही से डरते हुए कहा, एक बात करनी है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। कभी अपने बेड की चादर ठीक करने लग जाती, कभी कोई साड़ी को तय करने लग जाती, कभी ड्रेसिंग टेबल खोलती, कुछ ढूंढती और बंद कर देती। मैंने फिर कहा, सुनोगी क्या? उसने गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहा, एनवी तुमसे बात करना चाह रही है। मैंने कहा, क्या बात करनी है उससे? मैं बोल तो चुकी हूँ, छोड़ दूंगी तुम्हें उसके लिए। कहो तो आज ही चली जाऊँ। यार क्या पागलपन है, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम, मैंने तेज़ आवाज़ में परेशान होते हुए कहा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम सब कुछ करोगे, उसने ताना देते हुए और तकिया दीवार पर फेंकते हुए कहा। एक बार बात कर लेना एनवी से, उसने मुझसे कहा है। मैंने फ़ोन उसके बेड पर फेंका और कहा, सुबह 7 बजे आएगा उसका कॉल, मन हो तो उठा लेना वरना रहने देना। आरोही ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मान गई थी, शायद इसीलिए कि एनवी को बहुत कुछ सुना सके, या शायद उसे मुझसे उम्मीद की मैं सही हूँ। सुबह के 7 कब बजेंगे मुझे उसकी जल्दी थी, पर वो रात जैसे बड़ी होती जा रही थी, खामोशी काटने को दौड़ रही थी और खुली आंखें पहली बार बुरा सपना देख रही थी। बिना सोए पूरी रात गुजरी। अपने वादे के मुताबिक एनवी का सुबह 7 बजे फ़ोन आया। फ़ोन आरोही के पास था, मुझे बस रिंगटोन सुनाई दी। मैं एनवी के कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन गेट के बाहर ही रुक गया। 2 बार फ़ोन आने के बाद तीसरी बार में आरोही ने उठाया। हेलो, आरोही ने कहा। आरोही कैसी हो? एनवी ने पूछा। ठीक हूँ, आरोही ने रूखेपन से कहा। क्या हुआ, नाराज़ हो क्या? एनवी ने मजे लेते हुए कहा। नहीं। अच्छा, एक कहानी सुनोगी मेरी और किशन की? एनवी ने पूछा। क्यों, क्या होगा उससे? आरोही ने गुस्से में सवाल किया।
आसानी होगी तुम्हें किशन को छोड़ने में? एनवी हंसते हुए बोली। तुम्हारे कहने से छोड़ दूंगी क्या? आरोही ने तमतमाते हुए कहा। मेरे बिना कहे भी तुम तो उसे छोड़ ही रही हो, तलाक तक तो बात ले ही आई हो। इससे अच्छा है मेरी और किशन की कहानी सुनकर छोड़। मेरे लिए भी आसान होगा तुम्हारे किशन को तुमसे छीनना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे किशन को छीनो। आरोही ने मुझ पर पूरा हक जताते हुए गुस्से में कहा। एनवी ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तुम्हारी है इतनी हिम्मत? हाँ, इतनी ही नहीं, इससे भी ज़्यादा। तो मैडम सुनो, हिम्मत से मोहब्बत नहीं छीनी जाती, पर हाँ, मोहब्बत में हिम्मत ज़रूर आ जाती है। एनवी ने गंभीर होकर कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? आरोही ने तेज़ आवाज़ में पूछा। तुम्हारे किशन को ले जाना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों के आगे से। तुम्हें शर्म भी है या नहीं? अपना घर भी बर्बाद कर रही हो और मेरा भी। आरोही ने गुस्से में कहा। मेरा घर तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, आप फिर से आबाद करने के लिए किशन को अपना बना रही हूँ। तुम्हारा बर्बाद हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? एनवी ने कहा। हाँ, तो ले जाओ किशन को, मैंने उसे बोल दिया है तुम्हारे साथ जीने के लिए। आरोही का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था। ले जाऊंगी, ले जाऊंगी, ले जाऊंगी उसे, पहले कहानी तो सुनो। एनवी ने आरोही को चिढ़ाते हुए कहा। उससे क्या होगा? आरोही ने पूछा। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि एनवी और किशन की मोहब्बत क्या है। क्या वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं? क्या उन्हें साथ रहना चाहिए? एनवी इतराते हुए बोली। आरोही के कान उसकी एक भी बात आगे नहीं सुनना चाहते थे। वे सिर्फ आरोही और किशन की कहानी सुनते आए थे। पर एनवी कहानी सुनाए बिना कहाँ मानने वाली थी। मुझे नहीं सुनना है किसी एनवी और किशन की कहानी, आरोही ने तेज आवाज़ में कहा। अरे सुन भी लो यार, एनवी ने आरोही से निवेदन करते हुए कहा। ले जाओ अगर तुम्हें किशन को ले जाना है तो कहानी, लेकिन कहानी क्यों सुनानी है? आरोही ने पूछा। किशन को तो मैं ले ही जाऊंगी, पर कहानी सुनाने के बाद एनवी को बहुत तेज खांसी आ गई। किसी तरह खांसी रुकी तो आरोही उससे बोली, पहले खांसी तो ठीक कर लो, किशन को बाद में ले जाना। खांसी तो मरने के बाद ही ठीक होगी, वो भी किशन के बाहों में। आरोही कुछ नहीं बोली, लेकिन आरोही का गुस्सा इस कदर बड़ा हुआ था कि अगर एनवी सामने होती तो थप्पड़ खा गई होती। अब सुन भी लो, एनवी ने शब्दों को खींचते हुए कहा। क्यों? आरोही ने चिल्लाते हुए कहा। मैं सुना रही हूँ इसीलिए, आरोही ने चिढ़ते हुए कहा। चलो सुनाओ, क्या सुनाना है तुम्हें? देखें तो तुम्हारी कहानी कितनी स्पेशल है, एनवी ने हंसते हुए कहा। चलो तो सुनो फिर एनवी और किशन की कहानी। हमारी कहानी बहुत मज़ेदार और प्यार से भरी है। अच्छा जी, आरोही ने कहा। हाँ जी, ऐसा ही। अध्याय 7। कॉलेज। उस दिन हमारे कॉलेज का पहला दिन था। हम सब एमबीए करने के लिए आए हुए थे। क्लास नए स्टूडेंट से भर चुकी थी और प्रोफेसर भी क्लास में आ चुके थे। जैसे कि हर जगह होता है, पहला दिन परिचय दिवस का होता है, वैसा ही कुछ चल रहा था। मेरा रोल नंबर सबसे पहले था क्योंकि मेरा नाम ए अल्फ़ाबेट से शुरू होता था। अपना नाम एनवी चौहान और इंदौर की रहने वाली बताकर मैं चुप हो गई। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं था कहने को। लेकिन प्रोफेसर का अगला सवाल था, क्यों करना चाहती हो एमबीए? इस सवाल ने मुझे बिल्कुल खामोश कर दिया। क्या बताऊं कि क्यों करना चाहती हूँ? मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सर पहले एमबीए तो कर लूँ, तब सोचूंगी। मेरी बात सुन सभी ऐसे हंसे जैसे उन्हें बहुत कुछ करना था। फिर एक के बाद एक नंबर आते गए, सब अपनी बात कहने लगे। सबका सपना था कि उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है, पर सबके आइडिया बहुत पुराने थे। बीटेक वाले को सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी थी, बीकॉम वाले को मनी मैनेजमेंट वाले बिजनेस करने थे, किसी को सेल्स की कंपनी खोलनी थी। ये सब वो इसीलिए बता रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ तो बताना ही था। मेरी तरह हंसी जो नहीं उड़वानी थी। खैर, बारी आती है एक लड़के की जिसके माथे पर शिकन और चेहरे पर मासूमियत थी, पर वो शांत था, शायद किन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। वो लड़का और कोई नहीं, किशन सक्सेना ही था। सवाल उससे भी वही हुआ,
क्यों करना है MBA? उसने जवाब दिया, मुझे हिंदी का पब्लिकेशन हाउस खोलना है सर। हिंदी का ही क्यों? प्रोफेसर ने दोबारा सवाल किया। इंग्लिश की पब्लिकेशन पहले से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं हिंदी का पब्लिकेशन हाउस खोलना चाहता हूँ। प्रोफेसर को अब किशन के साथ सवाल जवाब करने में मज़ा आने लगा। उसने फिर पूछा, तुमने ऐसा क्यों सोचा? ऐसा सोचना पड़ेगा सर, क्योंकि हम खुद अपनी मातृभाषा को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। जिसको आज के समय लेखक बनना है वो इंग्लिश में ही लिख रहा है। हिंदी में लिखना उसके लिए पाप करने जैसा है। जिसको नोवेल पढ़नी है वो इंग्लिश की नोवेल पढ़ता है। इंग्लिश की नोवेल हाथ में लेकर चलने को सब गर्व की बात मानते हैं, लेकिन हिंदी किताब को छूना भी जैसा पाप समझते हैं। अगर हम सब हिंदी पढ़ना लिखना पाप समझने लगें तो हमारी भाषा का क्या होगा? सिर्फ भाषा ही ख़त्म नहीं हो रही है, इसके साथ साथ हमारी नैतिकता और सभ्यता भी ख़त्म हो रही है। हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श, सभी कुछ तो ख़त्म हो ही रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, इस तरफ क्या हमने कभी सोचा है? हम चाहे कितनी भी इंग्लिश क्यों ना बोल लें, हम अंग्रेज़ नहीं कहलाएंगे तो भारतीय ही। इसीलिए मैंने सोचा है कि हिंदी पब्लिकेशन हाउस खोलूँगा। सभी उसकी बात से सहमत थे और उसको बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। प्रोफेसर ने फिर सवाल किया, तुम्हें ऐसा कब महसूस हुआ? सर, जब मैं बीटेक करने के बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आया तो देखा हर कोई अंग्रेज़ बनने में लगा हुआ है। इंग्लिश बोलकर अपने आप को सबसे अलग और होशियार साबित करने की सोच रहा है। उन लोगों को रिजेक्शन झेलना पड़ रहा है जो गांव से आए हैं और इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। बताइए, उन्होंने कौन सा पाप किया है? जो एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए हैं, वो बच्चे भी शहर जाकर कुछ बनना चाहते हैं। क्या वो इसीलिए कुछ नहीं बन पाएंगे कि उनको इंग्लिश नहीं आती? क्या काबिलियत के चयन इंग्लिश के आधार पर होगा? सभी को उसकी बात सच्ची और अच्छी लग रही थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सब झेल भी चुके थे। लेकिन इंग्लिश आज हमारे सिस्टम में दिमाग की तरह घुस चुकी है। प्रोफेसर ने एकदम कहा, मैं सिस्टम को तो नहीं बदल सकता हूँ सर, लेकिन हाँ, जो सिस्टम को चला रहा है उनकी सोच बदलने की कोशिश करूँगा। सोच बदल जाएगी तो सिस्टम भी अपने आप बदल जाएगा। और क्या करना चाहते हो हिंदी में? प्रोफेसर का फिर एक और सवाल आया। सर, हिंदी बूढ़ी हो चली है, उसको युवा खून देकर उसकी जवानी लौटानी है। फिलहाल इतना ही चाहता हूँ। किशन हल्का सा मुस्कुराया। इस बात सबने तालियां बजाई और प्रोफेसर सोचने पर मजबूर हो गए। फिर हल्का सा मुस्कुराने के बाद प्रोफेसर बोले, अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ? किशन ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, कुछ मैसेज दो इनको, ये सब स्टार्टअप वाले हैं। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। किशन पहले ये सुनकर हंसा, फिर कुछ पल रुककर बोला, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाषा सीख लो तुम, लेकिन अपनी मातृभाषा से कभी नफरत मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा काम अपनी भाषा में करो, क्योंकि भाषा ही देश की पहचान होती है। किशन की उन्हीं बातों और सादगी ने मेरा क्या सभी का दिल जीत लिया था। मैं तो उसकी दीवानी बन चुकी थी और उसको पता भी नहीं था कि कोई उसका फैन उसकी ही क्लास में बैठा है। 3 दिन बीत गए थे। अब किशन का एक दोस्त भी बन चुका था जो कि मुंबई से आया था, रोहन सबसे बोलता, हंसता और खुश रहता था। लेकिन किशन हमेशा शांत और परेशान। मेरी निगाह क्लास में हमेशा किशन को देखती रहती थी। न जाने क्यों लगता था उसकी और मेरी परेशानी एक सी है। बस मैं हंसकर समय काट रही हूँ और वो रोकर। उस दिन मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और वो ऊपर चढ़ रहा था। मैंने उसको देखते ही कहा, और पब्लिकेशन कैसा है? ये सुनते ही वो हंस पड़ा। मैंने उसको पहली बार हंसते हुए देखा। बहुत अच्छा लगता है। आरोही वो हंसता हुआ। जैसे ही वो हंसा, उसके माथे की सिलवटें उस पे नाराज होकर चली गई। उस दिन के बाद एक हफ्ते की ही सिलसिला चलता रहा। मैं उसको जहाँ भी देखती वहीं छेड़ती, पब्लिकेशन। इसके जवाब में वो कुछ नहीं कहता, बस हंस देता। उसको हंसाकर मुझे एक अजीब सी खुशी मिलती, एक गजब सा नशा मिलता। फिर एक दिन वो मुझसे कैफेटेरिया में टकरा गया। मैंने उसको देखते ही कहा, और पब्लिकेशन कैसा है? वो बहुत ज़ोर से हंसा और फिर बोला, मैं बढ़िया, तू बता।
बस मैं भी बढ़िया, मैंने हंसते हुए कहा। उसके पास शायद कोई सवाल नहीं था मुझे करने के लिए, वो बस पूछ बैठा, एनवी यहाँ कैसे, जबकि सब जानते हैं कैफेटेरिया में सब खाना खाने ही आते हैं। मैंने उसके मज़े लेते हुए कहा, बस तुझे ढूंढती हुई आ गई थी। हम दोनों हंसने लगे। फिर मैंने कहा, आ बैठ, बातें करेंगे। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या पिएगी? मैं कुछ बोलती इससे पहले ही वो बोल पड़ा, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, तू बता। मैं तो चाय पीती हूँ, कम शुगर वाली। फिर उससे पहला मेरा सवाल था, तुझे पब्लिकेशन हाउस खोलना है? हाँ बताया तो था सबके सामने, उसने कहा। अच्छा, तू परेशान क्यों रहता है? अरे यार बस ऐसे ही। नहीं, आज तो मुझे बता, मैंने अपना हक जताते हुए कहा। क्या बताऊं यार, बीटेक करके जॉब कर रहा था, मन में आया एमबीए के बाद पब्लिकेशन खोलूंगा। घर वालों से इस चक्कर में लड़ाई भी हो गई है। अब लग रहा है ना जाने क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं। किशन ने परेशान होते हुए कहा। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मतलब? उसने चीखते हुए कहा। यही मतलब है इसका, जब तू परेशान रहेगा तो काम कभी नहीं होगा। मैंने उसको समझते हुए कहा। एनवी में कुछ समझा नहीं। बुद्धू है ना तू, बीटेक किए हुए हैं और फिर भी समझ नहीं है। देख, हम दो तरह से सोचते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हम निगेटिव सोचते हैं तो हमारे काम करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और सोचने की भी। वहीं अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे होगी तो हमारी काम करने की कैपेसिटी डबल हो जाएगी और सोच भी अच्छी होगी। इसीलिए हमेशा खुश रहा कर, बाहर से नहीं अंदर से भी, क्योंकि जहाँ खुशी होती है वहाँ तो भगवान होते हैं। ओहो क्या बात, इतना ज्ञान, उसने मुस्कुराकर मेरे मजे लेते हुए कहा। देख, जैसे अब खुश हुआ है ना, ऐसे ही रहा कर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यार सोचता तो हूँ लेकिन परेशान हो जाता हूँ, उसने फिर परेशान होकर कहा। क्यों? मैंने पूछा। लगता है अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या होगा? अगर भगवान ने चाहा तो काम होगा ही, नहीं चाहा तो नहीं होगा। होगा तो क्यों परेशान होना, नहीं होगा तो भी क्यों परेशान। खुश रहे, अपनी कोशिश कंटिन्यू रख। इससे पहले वो कुछ बोल पाता, उसके दोस्त रोहन का फ़ोन आ गया। मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लेकर और शाम को बात करने का कहकर बाय करके चला गया। शायद कुछ ज़रूरी काम था, नहीं तो उस दिन वो मुझसे खुश रहने की दवा पूछ ही लेता और मैं दे भी देती। हाँ सुन लिया, बड़ी खुशी लाने वाली आई। हमारी तो खुशी छीन चुकी हो, आरोही ने गुस्से में कहा। हाँ, अरे यार सुन लो कहानी। शाम का समय हो चला था। मैं हॉस्टल के रूम में टहल रही थी। न जाने क्यों बेवजह फालतू बातें सोच रही थी, जैसे कि सब ने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ करने का सोचा है, लेकिन एक मैं हूँ जिसे अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। दिल और दिमाग फिर किशन की तरफ चला गया, क्लास में सबसे अलग जो था। फिर मैं अपने आप पर हंस पड़ी कि आज उसको इतना ज्ञान देकर आई। इतना तो मुझे खुद को भी नहीं है। तभी मेरे पास मैसेज आया। पहले मैंने सोचा होगा किसी का फालतू मैसेज, फिर सोचा किसी और का भी हो सकता है। मैंने मोबाइल देखा, मैसेज किशन का था। हाय मैं किशन, बिजी है क्या? हाँ बिजी हूँ, खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना है, सासू माँ को दवाई देनी है और पति के लिए चाय बनानी है। किशन हाँ क्या यार तू भी ना। एनवी पागलों वाली बात तो तू ही करता है, हॉस्टल में सब फ्री ही रहते हैं, इसमें पूछना क्या है बिजी हूँ या नहीं। किशन अच्छा नहीं पूछता। एनवी बोल कैसे याद आई मेरी पब्लिकेशन। किशन हाँ यार तू पब्लिकेशन कहती है, मुझे ना बड़ी हंसी आती है। एनवी इसीलिए तो कहती हूँ। किशन यार खुश कैसे रहा जाता है। एनवी जैसे तू अब है। किशन वो तो तू हंसा रही है। एनवी अरे मैं तो तुझे सारी उम्र हंसा सकती हूँ, पर अभी मैं नहीं हंसा रही हूँ, तो खुद हंस रहा है। बस ऐसे ही हंसा कर और अपने लक्ष्य पर ध्यान रख, सब हो जाएगा। किशन जितना विश्वास तू मेरे ऊपर कर रही है ना, इतना तो मेरे मम्मी पापा भी मुझ पर नहीं करते। एनवी चल बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। किशन मैं तुझे कॉल कर सकता हूँ। एनवी नहीं पागल है, पति बराबर में सोए हुए हैं और पराए मर्द से इस तरह बात करना ठीक थोड़ी है।
किशन, हाँ, ओ पागल, तू मुझे हंसा हंसा के मार देगी। एनवी, तू ही फालतू के सवाल पूछता है, चल अब कॉल कर। मैं जानबूझकर इस तरीके से किशन से बात करने लगी ताकि वो खुश हो सके, जबकि इतनी खुश मिजाज तो मैं खुद भी नहीं थी। फिर उस रात हमारी बहुत बात हुई, शायद एक दूजे के लिए नए भी थे, एक दूजे को जानने की इच्छा भी थी, इसीलिए बात ख़त्म नहीं हो रही थी। किशन मुझे अपनी सारी बातें बता रहा था, लेकिन मैं बहुत कुछ छुपा रही थी। उससे भी मैं कुछ छुपा सकती हूँ, ये बस उन दिनों की ही बात थी, अब नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में मैंने उसको बहुत अच्छा दोस्त बना लिया। मुझे खुद समझ नहीं आया कि उसमें ऐसा क्या था, शायद उसकी सादगी और रूखेपन में दीवानी हो गई थी। फिर एक दिन ये हुआ कि मुझसे रुका नहीं गया। मैंने उसको वो राज भी बता दिया जिसे मैं अक्सर सबसे छुपाती थी। उस राज को मैं बता भी नहीं रही थी, पर हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि हम बिना सोचे एक दूसरे से कुछ भी बोलते थे। बस एक दिन वो राज मेरे मुंह से निकल गया। अध्याय 8। हम दोनों एक दूजे से बात करते हुए साथ रहते 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। कॉलेज में तो हम साथ रहकर बातें करते ही थे। रात को भी रोज़ फ़ोन पर बात करना हमारी आदत सी बन गई थी। मैं हमेशा उल्टी सीधी बातें ही करती थी ताकि किशन हंसे। किशन भी अब कम पागल नहीं रह गया था, वो फालतू की बातें ज़्यादा करने लगा था। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैं दोस्ती से आगे उसके साथ बढ़ नहीं सकती थी। क्यों नहीं बढ़ सकती थी? आरोही ने सवाल किया। बताती हूँ, ज़रा सब्र तो करो, तलाक देने में टाइम है अभी, एनवी ने हंसते हुए कहा। आरोही गुस्से में थी पर शांत रही। एनवी ने फिर कहा, एक दिन रोहन ने भी मुझसे कहा, एनवी, जब से तुम किशन से बात करने लगी हो तब से किशन के चेहरे पर एक मुस्कान रहने लगी है। जिंदगी को जीना और हंसना उसने सीख लिया लगता है। आरोही, तुम मुझे इस बात के लिए थैंक्स बोल सकती हो, मैंने तुम्हें हंसता हुआ किशन दिया है। एनवी ने हंसते हुए आरोही से आगे कहा, थैंक्स तुम इस बात के लिए भी बोल सकती हो कि जब हम मिले थे ये ऐसे बोलता था, कहाँ जा रही, क्या कर रही, मेरिट वाले ऐसे ही बोलते हैं। मैंने इसे सिखाया कि ऐसे बोला करो, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अब तो वो ठीक से बोलता है। बोल सकती हो थैंक्स। एनवी आरोही के पूरे मज़े ले रही थी। आरोही चुप थी क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। एनवी ने आगे कहा, खैर छोड़ो और सुनो। उस रात में उसे अपने एक राज बताना चाहती थी जो मैं अक्सर सबसे छुपाती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे राज को सुनकर सब मुझ पर दया करेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। उस राज को छुपाना ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में कहीं छुपा देना चाहती थी। बात करते हुए मैं उस राज के बारे में कहते कहते रुक गई। सोचा नहीं बताती हूँ और गुड नाइट कहकर सो गई। सुबह हो गई, मैं नहाने चली गई। किशन फ़ोन कर रहा था तो उसके फ़ोन में उठा नहीं पाई। जब उठाया तो उसको गुस्सा आ चुका था। फ़ोन उठाते ही बोला, कहाँ है तू, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? उसने चिढ़ते हुए पूछा। अरे यही थी, कहीं मरी नहीं थी, मैंने भी तेज़ आवाज़ में कहा। मरने वाली बात क्यों बोली तूने? उसने फिर गुस्से में कहा। बस ऐसे ही, आज के बाद कभी ऐसे मत बोलना, वो चिल्लाते हुए बोला। मैंने स्थिति को भांपते हुए हंसते हुए कहा, अरे अरे नहीं मर रही, चुड़ैल हूँ मैं, आसानी से मरूंगी नहीं। इस पर वो हंस दिया। पागल है तू, एकदम बेचैन हो जाता है मेरे लिए। मैंने कहा, अरे बेचैन नहीं हो रहा हूँ, जल्दी आ कॉलेज। हमने 2 घंटे की क्लास ली। उसके बाद कैफेटेरिया जाकर बैठ गए। हम तीनों, रोहन, किशन और मैं काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें चलती रही और हम हंसते रहे। कुछ देर बाद रोहन की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया। वो हमें छोड़कर चला गया। अब हम दोनों की अपनी बातें होने लगी। हम सबके सामने ऐसे बातें कर रहे थे जैसे हमारे बीच कोई अपनापन ना हो, लेकिन हम दोनों की बातें बहुत निजी तरीके से होने लगी थी। मैं उसके और उसके सपने के बारे में पूछने लगी। पब्लिकेशन हाउस के बारे में क्या सोचा है? वो हल्का सा हंसा और बोला, क्या सोचूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। घर पर बताऊंगा तो सब नाराज़ होंगे, उसने मायूसी से कहा। मत बताना तो, पैसे कहाँ से आएंगे, बिजनेस
शुरू करने के लिए? उसने नज़रें उठाकर कहा। हाँ वो भी है, लेकिन वे क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि तुझे बीटेक कराया, अब एमबीए करा रहे हैं, इसके बाद बिजनेस कराए, हमें इसके अलावा भी काम है। तेरे ही काम नहीं है, चुपचाप जॉब कर। तो तू एमबीए मत करता, उसके पैसे बिजनेस में ही लगा देते। मैं बोली, यार कैसे लगा देता? पापा की इच्छा थी कि मैं बीटेक के बाद एक साल की नौकरी करूं, फिर एमबीए करके जॉब करूं। ऐसे हमारे रिश्तेदारों के बच्चों ने किया है, तो मुझे भी वही करना होगा। परिवार की परंपरा और प्रतिष्ठा का सवाल है। मैंने बोला, मैं जॉब करता रहता हूँ और जो पैसे एमबीए में लगेंगे उसे बिजनेस कर लूँगा, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब सपना है तो पूरा करने से ही पूरे होंगे, किशन ने उंगली दिखाते हुए मुझसे कहा। मैं पहले उसकी तरफ देख मुस्कुराई और फिर गर्दन हिलाकर नहीं का इशारा किया। वो फिर मुझसे सवाल करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मैं बोल पड़ी, तेरे पापा तेरी इच्छा को नहीं समझ पा रहे होंगे, तू अब उनको समझाने की कोशिश करना, वो मान जाएंगे। वो मायूसी से मुस्कुरा कर बोला, मेरे पापा तेरे पापा जैसे थोड़ी हैं जो इतनी आसानी से अपने बच्चों की बात समझ जाएंगे। उन्हें अपने अनुसार काम करने की इजाज़त है। बस तुम लोग बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हारे पापा तुम्हारी बातें सुनते हैं। हाँ ये तो तूने सही कहा, मैंने कहा। देखा मैंने सही कहा है ना? उसने झट से कहा, जैसे उसकी जीत हो गई हो और मेरी हार। हाँ सही कहा, क्योंकि मेरे पापा तो है ही नहीं। मैं कुछ पल रुकी और बोली, और ना ही मम्मी। मैं भावनाओं में बह गई थी और एकदम से ये बात मुंह से निकल गई। क्या बोल रही है तू? उसने हैरानी से पूछा। चल छोड़ना, मैंने गर्दन और हाथ हिलाकर कहा। लेकिन वो कहाँ मुझे छोड़ने वाला था। वो हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, बता मुझे क्या हुआ, कब हुआ, क्यों नहीं रहे तेरे पापा मम्मी? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, रुक तो जा, बता रही हूँ। मम्मी पापा वैष्णो देवी गए थे, वहाँ बस पलट गई। शायद माता को यही मंजूर था कि मम्मी पापा उनके पास ही रह जाएं। ये कहते हुए मेरा गला रुक गया और इससे आगे मुझसे कुछ बोला नहीं गया और शायद उससे सुना भी नहीं गया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे मम्मी पापा मैंने नहीं उसने खोए हों। वो इतना भावुक हो चुका था कि रोने ही वाला था। रोने का दिल तो मेरा भी था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। अगर मैं रो दी तो किशन मुझसे ज़्यादा रोएगा। मैंने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। कुछ देर बाद उसने मेरे दोनों हाथों को मुंह से हटाया और पूछा, कब हुआ था ये सब? मैं 4th क्लास में थी तब। मैं बस इतनी ही कह पाई। रहती किसके पास है अब? उसने भावुक होकर पूछा। मामा मामी के यहाँ, मैंने कहा। वो प्यार करते हैं तुझे? अब उसकी आवाज़ में दर्द आ चुका था और अंदर ही अंदर मेरे लिए रो भी रहा था। मुझे खुद को भी संभालना था और उसको भी, इसीलिए मैंने झूठी मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा, छोड़ना ये सब, अब मुझे आदत हो चुकी है। उसके मन में ना भाव बदल रहे थे ना ही सवाल। उसने फिर वही सवाल पूछा, करते हैं तुझसे वो लोग प्यार? इस कुत्ते से झूठ भी नहीं बोला जाता है आरोही। है तो ये पागल ही, पर फिर भी इसमें कुछ तो अलग है, कुछ तो कोशिश है इसमें और इसकी अदाओं में, जो मैं भी फिदा हूँ और तुम भी फिदा हो। एनवी ने आरोही से कहते हुए कहानी आगे बढ़ाई। मैंने कुछ पल रुक कर कहा, अपने बच्चों के सामने कोई दूसरों के बच्चे को तवज्जो देता है क्या? तेरा खर्चा तो करते ही होंगे। उसने फिर जिज्ञासा में चिंता दिखाते हुए पूछा। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, खर्चा मुझे वहाँ से आता है। पहले यही लोग मेरे सारे पैसे रख लेते थे, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई तो हिसाब अपने आप रखने लगी और वो लोग मुझसे ज़्यादा नफरत करने लगे, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। ये सब सुन किशन की आंखों में मेरे लिए दया का भाव आ रहा था या मोहब्बत जाग रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर समझ रही थी कि वो मुझ पर अब अपना सारा प्यार लुटाना चाहता था। उसके सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने ही चुप कराने के लिए उससे एक बात कही, तू मम्मी पापा पर इतना गुस्सा मत हुआ कर, वो है ही जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुझे कुछ बनता देखना चाहते हैं, लेकिन आज तुझे उनकी कद्र नहीं है क्योंकि वो तेरे पास हैं। मुझसे पूछ मम्मी पापा की कद्र
क्या होती है मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। इसके बाद हम दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर मैंने यही बेहतर समझा कि हॉस्टल ही चलते हैं। किशन मुझसे भी ज़्यादा दुखी था। मेरे बारे में सुनकर हम दोनों अपने अपने हॉस्टल आ गए। कुछ देर बाद किशन का मैसेज आया, किशन यार मैं समझ गई, वो अभी भी टेंशन में था मेरे बारे में सोचकर। मैंने उसे रिप्लाई भेजा, एनबी क्या हुआ किशन, तेरे बारे में सोचकर परेशान हुई यार, कुछ अजीब सा हो रहा है। एनबी क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। किशन सोच रहा हूँ कि बचपन में मम्मी पापा के बिना कैसी रही होगी तूने किससे जिद की होगी, किसके आंचल में छिप कर रोई होगी, तूने मनपसंद कपड़े खिलौने किससे मांगा होगा। उसकी ये मैसेज पढ़ मैं रोने लगी। आरोही शायद वो भी रो रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए कांपते हाथों से मैसेज टाइप किया, जो टाइम निकल गया उसको क्यों याद करना, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। मैं किसी से कोई जिद नहीं करती किशन, तू मुझसे जिद कर सकती है, कोई भी जिद मैं पूरा करूँगा। उस दिन मैं बहुत दिनों के बाद इतना रोई थी, मुझे इतनी मोहब्बत जो मिली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी अच्छी हूँ या वो इतना अच्छा है। उसने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मेरी हर जिद पूरी करने के लिए तैयार हो गया। मैं उसके सवालों को ख़त्म करना चाहती थी। मैंने लिखा, ठीक है। उस दिन रात में काफ़ी देर तक तारों को देख किशन के बारे में सोचती रही, अपने को कोसती रही। अब एक राज और है जो मैंने किशन से छुपाया है, मुझे उसे इस बारे में भी जल्दी बताना होगा। मैं किशन के सामने अपने सारे राज खोल दूंगी। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया था कि किशन को मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण मैं दोस्ती से आगे नहीं जा सकती थी और किशन को बीच राह में भी नहीं छोड़ सकती थी। शायद इसीलिए कोई तो मेरे होने से हंसा है, वरना सबने मुझे कोसा ही था और मुझे शापित ही माना था। खुदा तो खुद ये बता, जिंदगी दर्द है या दवा, कभी इतना रुलाती है कभी इतना सहलाती है क्यों।